Hello everybody, welcome to KSR Tani Education. In this video we are discussing class 12th OCM गुजरात बोर्ड उसका चैप्टर 12 जो है बिजनेस एनवायरनमेंट, ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का। उसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, फाइनली फिनिश करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग और इम्पोर्टेंस, साथ साथ में उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, उसके अंदर भी हमने ये इकोनॉमिक फैक्टर्स सारे डिस्कस कर लिए थे। आज हम जो करेंगे वो होगा आपका सोशल फैक्टर से। स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे सोशल फैक्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होपफुली आपको कोई हेल्प ज़रूर मिल जाएगी यहाँ से, और मेरी भी हेल्प हो जाएगी टू इंक्रीज माई सब्सक्राइबर्स। चलिए शुरू करें इसको। तो आपके जो बाकी के सारे फैक्टर्स थे वो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो चुके थे। आज हम शुरुआत करने वाले हैं आपके सोशल फैक्टर से। अच्छा, सारे बिजनेस एक्टिविटीज जो होती हैं वो होती ही सोसाइटी में है, मतलब वो सोसाइटी से शुरू होती हैं, सोसाइटी में ही ग्रो करती हैं और सोसाइटी में ही खत्म हो जाती हैं। बिजनेस एक्टिविटी सोसाइटी से अलग नहीं है। सोसाइटी के अंदर कौन कौन आते हैं? हमारे लोग, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ट्रेडिशन, ये सब हमारी सोसाइटी में आते हैं। सोसाइटी एक डायनामिक चीज़ है। डायनामिक मतलब बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, हमेशा चेंज होती रहती है, और इसीलिए लाइफस्टाइल और प्रैक्टिसेस कभी सेम सेम नहीं हो सकते। ये हमेशा चेंज ही होते रहेंगे। और इससे इससे आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आने स्वाभाविक हैं। चलो, तो जो लोगों के बिलीव्स हैं, जो उनकी आइडियोलॉजीज हैं, जो उनकी सोच है, वो हमेशा सेम नहीं रहेगी। ना ही लोगों के जो डिसीजंस हैं वो पहले जैसे सेम रहेंगे, ना उनके रिचुअल्स जो पहले हम करते थे वो सेम रहेंगे। तो कौन सी एक्टिविटी करना चाहिए, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहिए, कौन कैसे करना है, कितना करना है उसको, ये सारी चीज़ें जो डिसीजंस हैं, ये आपके रिलीजन, कास्ट, सेक्ट और सोशल नॉर्म से अफेक्ट होते हैं कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं और किस आप ग्रुप में, कैसे समाज में आप रहते हैं। इन सारी चीज़ों से ये जो है वो इफेक्ट होता है। ये जो ट्रेंड्स हैं ये कई सारे कंट्रीज में प्रेवलेंट है, मतलब कई सारे कंट्रीज में ये ट्रेंड्स हैं जहाँ पर सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डोमिनेंट हैं। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें कास्ट और रिलीजियस ग्रुप्स इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब वो बिजनेसेस उन पर्टिकुलर कास्ट या उन उस पर्टिकुलर रिलीजन के लिए होते हैं। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस है या वो जो क्लासेस हैं वो एक दूसरे के साथ चलते हैं, और ऐसे में उनका फास्टर रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है। ऐसी सोसाइटीज जो हैं ये न्यू आइडियाज की तरफ ओपन होती हैं और बिजनेस एक्टिविटीज को वहाँ पर ग्रेटर इंसेंटिव मिलता है, यानी ज़्यादा मुनाफा मिलता है। थर्ड नंबर पॉइंट जो आती है वो है आपका कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स सोसाइटी के अगेन बिजनेस एक्टिविटीज को इफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल है आपका ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस, लाइफस्टाइल, हैबिट्स, ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस को इफेक्ट करेंगी। बिजनेस मैनेजमेंट में कल्चरल फैक्टर को कई बार इग्नोर किया जाता है और इसीलिए आपका फेलियर होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है वो भी फेल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी वो कल्चरल फैक्टर्स पे ध्यान ही नहीं देता, निगलेक्ट कर देता है उनको। इसके विरुद्ध अगर हम देखें दूसरे साइड पे, तो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सेप्ट नहीं करते इकोनॉमिकली, मतलब पैसों के कारण वो एक्सेप्ट नहीं होते, वो एक्सेप्ट होते हैं कल्चरल फैक्टर्स के कारण, और वो सक्सेसफुल भी हो गए हैं। एग्जाम्पल है आपकी अगरबत्तियाँ, जो भगवान की पूजा में चीज़ें यूज़ होती हैं, तो ये भले कितनी भी महंगी हो फिर भी वो एक्सेप्टेड है। क्यों? क्योंकि वो हमारे कल्चर से जुड़ी हुई है। कल्चरल फैक्टर्स हमेशा हमारे चेंज हो रहे हैं, और ये जो चेंजेस हैं ये कांस्टेंट होते हैं और पीरियोडिकल होते हैं। हर समय में कल्चरल फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं। फोर्थ पॉइंट जो आती है वो है आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि कौन से टाइप की टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करनी चाहिए। इसमें टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी भी आ जाता है जो आप यूज करेंगे गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए, ताकि लोगों को वो गुड्स और सर्विसेज यूज करने में बड़ी आसानी हो सके। अगर R&D में आपके इम्प्रूवमेंट है, यानी कि आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा है और आप टेक्नोलॉजी अब्रॉड से मंगवा रहे हैं, तो आपकी टेक्नोलॉजी में फास्ट चेंजेस आते जाएंगे। एक स्टेज ऐसा था जो इंडिया जो है जब सोचता था कि मशीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एकदम लोएस्ट पे होना चाहिए। और उसमें वो ऐसा क्यों सोचता था? क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था। इंडिया में मैन पावर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो सोचते थे कि मशीन्स का यूज़ कम से कम किया जाए। लेकिन जब से आपका लिबरलाइजेशन आया है तब से ये मशीन वाले की
सोच को जो है मैक्सिमाइजेशन मिलने लगा है, लोग मशीन्स पे ज़्यादा निर्भर रहने लगे। बहुत सी इंडस्ट्रीज में आज भी रोबोट्स यूज होते हैं क्वालिटेटिव और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के लिए, कि अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस हो सके और कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो सके, लोगों को इनेबल करने के लिए कि मैक्सिमम एडवांटेज उनको मिले और सारे उनको सुविधाएं मिले। तो बहुत सी बैंक्स ऐसी हैं जिन्होंने ई बैंकिंग और एम बैंकिंग लाया है। ई बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, एम बैंकिंग मीन्स मोबाइल बैंकिंग ऑन योर डिवाइस ओनली। तो इससे आपकी बैंकिंग बड़ी सिंपल और इजी हो गई है समझने में। इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स आ गए हैं जिससे आपके ई बैंकिंग ऑपरेशंस, और इंटरनेट कनेक्टेड स्टाफ स्मार्टफोन्स आ गए हैं जिनसे आपके एम बैंकिंग ऑपरेशंस इजीली हो जाते हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट जो आती है वो है आपका पॉलिटिकल फैक्टर्स, जो आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड है या रूलिंग पार्टी की कैसी सोच है उससे रिलेटेड है। इनको हम बोलते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। रूलिंग पार्टी यानी जिसका इस समय आपके कंट्री पे राज चल रहा है, जैसे इस समय हमारे भाजपा है। पॉलिटिकल पार्टी की कैसी सोच है, वो कैसे गवर्नमेंट फ्रेम करते हैं, कैसे वो एफर्ट्स डालते हैं हमें फायदा दिलाने के लिए, उनका क्या रूल है, लॉज, और ये अ, उनको बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करने में कितना वो अपना सहयोग देते हैं। ये सब पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। जैसे पहले नैनो कार प्रोजेक्ट का वेस्ट बंगाल में लार्ज ऑपोजिशन था, जो टाटा ग्रुप की एक कार है, और इससे उन्होंने क्या किया, वेस्ट बंगाल को छोड़ दिया। उसी टाइम पे गुजरात गवर्नमेंट ने उनको बहुत सारी हेल्प प्रोवाइड की, जिससे उन्होंने सानत के आसपास जो है एक अपना प्रोजेक्ट सेटअप किया, और ये टाटा ने सब कुछ किया। इससे हमारे यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट के कारण ही, उनकी सोच के कारण ही हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज का एनवायरनमेंट अच्छा बनने लगा, और गुजरात में इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने भी लगा। सिक्स्थ फैक्टर जो आता है वो है आपका लीगल फैक्टर्स। वो फैक्टर्स जो हमारे पार्लियामेंट में जब एक्ट्स अप्रूव होते हैं या असेंबली में जो एक्ट्स अप्रूव होते हैं, उनका हमारे बिजनेस पे क्या असर पड़ता है। सारे बिजनेस यूनिट्स को, जाहिर सी बात है, ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको ये दोनों, अगर पार्लियामेंट या असेंबली जो भी एक्ट अप्रूव करता है वो सारे बिजनेस यूनिट्स को मानना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। एग्जाम्पल है जीएसटी का। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी पूरी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बना हुआ है। बिजनेस एक्टिविटीज डिज़ाइन ही ऐसे की जाती हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो स्पीडी हो सके और वेलफेयर एक्टिविटीज हो सके, यानी लोगों का एक तरह से भला हो सके। तो बिजनेस के डेवलपमेंट में और लोगों के भले में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, हम ऐसे बोल सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है वो जानती है कि बिजनेस डेवलपमेंट फास्ट होना चाहिए, उसके बेनिफिट्स जो हैं वो आपके सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट ना लेकर के आए। यानी आपके लॉज जो हैं ऐसे होने चाहिए ताकि आपके सोसाइटी पे गलत इफेक्ट ना आए और मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो बिजनेस एक्टिविटीज को और आसान बनाने के लिए उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट लाया था 1951 में। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लाया था 1955 में। ट्रेडमार्क एक्ट जो है वो लाया था 1999 में। स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट लाया था 1976 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो उन्होंने लाया था 1986 में, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था। जैसे जैसे समय आपका बदलता जाता है, लॉज को अमेंड किया जाता है, उनमें सुधार किए जाते हैं, और कुछ लॉज को एकदम हटाया भी जाता है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 4 लॉज को हटा करके नए 4 और लॉज लेके आ गए वो। जैसे एग्जाम्पल है कि एमआरटीपी जो एक्ट था, ये क्लास 11th में भी है। एमआरटीपी एक्ट को, जो 1969 में था, उसको हटा करके कंपटीशन एक्ट ला दिया गया, जिससे आपका इंडियन कंपनीज जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में अपनी प्रेजेंस को दिखा रही हैं, अपनी अकड़ को, अपने होने को वो दिखा रही हैं। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको अपने शॉर्ट में बोलते हैं एलपीजी। इंडिपेंडेंस के बाद मोस्टली जो हमारे इंडिया में चेंजेस लाए गए थे, उन तीनों चेंजेस के आपके नाम है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, जो जुलाई 1991 में हमारे यहाँ पर लाए गए थे। पहले हमारे यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम था, जो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हमारे इंडिया में लाया गया था, पर ये हमारी सिचुएशन को मतलब कंप्लीट नहीं कर रहा था, हमारी जो डिमांड्स थी उनको पूरा नहीं कर रहा था। तो इसीलिए इंडियन इकोनॉमी में एलपीजी का प्रोसेस आना शुरू हुआ। इसको एक बार रिवाइज कर लें, ये सेम टॉपिक्स आपके क्लास 11th में भी थे जहाँ तक मैं मानती हूँ।
सबसे पहला है आपका लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का जो एक मीनिंग देख लें तो 1947 से 1991 तक ट्रेड में और इंडस्ट्री में कंट्रोल रहता था हमारे इंडिया में। लिबरलाइजेशन का सिंपल मीनिंग क्या है? ढील देना, छूट छाट देना, ओपन और फ्री सिस्टम बना देना, कंट्रोल को सारे को हटा देना। तो 1991 जुलाई तक हमारे यहाँ पर बहुत सारे कंट्रोल्स और बैरियर्स थे जिनको धीरे धीरे लिबरलाइज किया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने एक तरह से बोले तो टांग अड़ाना बिजनेस में बंद कर दिया। उन्होंने कंट्रोल्स को धीरे धीरे हटाया। फेज्ड मैनर मतलब क्या? जो उनके बहुत सारे कंट्रोल्स थे वो धीरे धीरे उन्होंने कम कर दिया, एक साथ नहीं सब छोड़ दिया। कंट्रोल्स कहीं कहीं पर एकदम ही हटा दिए हैं और कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा हटा दिए हैं, मतलब थोड़े बहुत हैं। लिबरलाइजेशन के इफेक्ट्स देखें तो पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंडियन इंडस्ट्रीज में बैन था, यानी बैरियर था, एक तरह से रुकावटें थी, जो अब वो हट चुका है। उसकी मैक्सिमम लिमिट पहले बहुत कम थी और धीरे धीरे अब उसको बढ़ाया गया है लिमिट को। फॉरेन इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन हमारे यहाँ पर आकर के इन्वेस्ट करते हैं अब। और दूसरा सेकंड पॉइंट देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए शेयर मार्केट की फील्ड में शेयर्स की खरीदी और बिक्री को, परचेज और सेल को कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। और ये कैसे किया है उन्होंने? डीमैट से, यानी डीमटेरियलाइजेशन के जरिए। और इससे आपके जो शेयर्स को परचेज और सेल करने का तरीका मेथड है, ट्रांजैक्शंस हैं मनी के, वो सब बहुत ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, बहुत इजी हो गए हैं। और ये प्रोसीजर सब इंटरनेशनल इंडिकेटर्स पे बेस्ड है, मतलब हमारे ये शेयर मार्केट जो है देश को रिप्रेजेंट करता है। अब थर्ड नंबर देखें तो ऐसे भी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं कि टैक्स स्ट्रक्चर को एकदम सिंपल और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। इसी के जरिए उन्होंने इसी में सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी को हटा करके उन्होंने गुड्स एंड सर्विस टैक्स को ला दिया, जीएसटी को ला दिया। ये कब आया था, इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टैक्स को सिंप्लीफाई करने में। टैक्स पे भी अब कंट्रोल्स एकदम मिनिमाइज हो गए हैं। इंडियन करेंसी का जो सिंबल था, ये पहले हम आरएस लिखते थे, रुपीस, अब जो है हम ये सिंबल लगाते हैं। तो इसमें फोरेक्स मार्केट में बहुत से टर्म्स एंड कंडीशंस में रिलीफ आने लगा है, सिंबल आ गया है हमारा। लाइसेंस राज जो है हमारे यहाँ पर अब ऑलमोस्ट उसको भी रिमूव कर दिया गया है। लिबरलाइजेशन से पहले बहुत सी इंडस्ट्रीज में लाइसेंस चाहिए होता था, लेकिन अब लाइसेंस की जरूरत एकदम नहीं है। सिक्स्थ पॉइंट है कि ज्यादातर जो इतने सारे एफर्ट्स हुए हैं उससे आपके इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़े हैं। बहुत से इंसेंटिव्स दिए जाते हैं इंडियन इंडस्ट्रीज को कि आप एक्सपोर्ट करिए, बाहर भेजिए माल को। और इम्पोर्ट ड्यूटीज को भी घटाया गया है। अगर आप कुछ अंदर मतलब इम्पोर्ट करना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं बाहर से, तो उसकी भी ड्यूटीज को घटाया गया है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो पहले था, उसको लाया गया और फेरा को हटाया गया। फेरा में एक, इन दोनों में एक ही वर्ड का डिफरेंस है, एक है आर और एक है एम। रेगुलेशन यानी कंट्रोल करना, और मैनेज करना यानी उसको सिर्फ ध्यान देना उस पे। तो अब ये एक्ट ला दिया गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि अब फॉरेन एक्सचेंज की एंट्री पे कोई बैरियर्स नहीं है, जबकि हम फॉरेन एक्सचेंज को सिर्फ और सिर्फ मैनेज करते हैं ताकि डेवलपमेंट हो सके बिजनेस का। ठीक है। एट्थ पॉइंट देखें तो बहुत से ऐसे चेंजेस लाए गए हैं एमआरटीपी एक्ट में, जो आपका मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट था। और उसमें भी कई सारे रिलैक्सेशन दे दिए गए हैं। अभी भी ऐसे बहुत सारे अनवांटेड कंट्रोल्स हैं जो हैं, लेकिन उनको हटाने की जरूरत है। आज के समय में अगर हम देखें तो आरबीआई जो है वो बहुत सी बैंक्स को फ्रीडम देता है कि आप अपना डिपॉजिट, लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप पैसे दोगे दूसरों को, ये सब वो खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस पहले नहीं था। लास्ट पॉइंट है कि गुड्स और सर्विसेज को इंपोर्ट करना बहुत इजी हो गया है। फॉरेन एक्सचेंज का जो पेमेंट है वो अब सिंपल हो गया है एकदम। और उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑब्वियसली हैं, लेकिन बहुत छूट छाट हो गई है। फॉरेन एक्सचेंज की अवेलेबिलिटी फॉरेन टूर्स के लिए, यानी जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ पर आते हैं, हम अपने बच्चों को फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजते हैं, फॉरेन कंट्री में प्रॉपर्टी खरीदनी हो, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस बड़े इजी हो गए हैं आजकल। इन सारी पॉइंट से ये समझ आता है कि इंडियन इकोनॉमी बड़ी फास्ट चल रही है, लिबरलाइजेशन की तरफ चल रही है, और कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम हमारा चला जा रहा है। सेकेंड पॉइंट जो है वो है आपका प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग होता है कंट्रोल को ट्रांसफर कर देना और मैनेजमेंट को भी ट्रांसफर कर देना, पब्लिक सेक्टर को दे देना किसके हाथों में?
प्राइवेट सेक्टर्स में। एक दूसरे वर्ड्स में कहें तो ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट अब गवर्नमेंट से लोगों के हाथों में आ गई, मतलब पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट फॉर्म्स में आ गई। इसके कंसेप्ट को अगर हम ध्यान दें तो पहले इंडिपेंडेंस के टाइम पे ऐसा माना जाता था कि पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा रोल होगा हमारी इकोनॉमी में। वो हमारे की इंडस्ट्रीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा पाएंगे। और इसके बाद भी देखा गया, इंडिपेंडेंस के बाद ये भी देखा गया था प्राइवेट सेक्टर के, मतलब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में इतने इन्वेस्ट करने की वो ताकत नहीं थी, वो रेडी नहीं थे इन्वेस्ट करने के, क्योंकि वहां पर रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम था। तो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज लाई, पब्लिक सेक्टर को डेवलप किया, उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया गुड्स एंड सर्विसेज का। लेकिन 5 साल के प्लान्स में हमने ये देखा कि पब्लिक सेक्टर के गुड्स को या उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था। 1991 के बाद इकोनॉमिक पॉलिसी के एक पार्ट के जरिए प्राइवेटाइजेशन को भी एक्सेप्ट किया गया, जिसमें रोल हो गया पब्लिक सेक्टर का चेंज। ठीक है। बहुत से लॉस मेकिंग हमारे यूनिट्स थे और बहुत से उनको बंद भी कर दिया गया पब्लिक सेक्टर्स को। तो उन्होंने इक्विटी शेयर जो है जनरल पब्लिक को दे दिए और प्राइवेट लोगों के हाथ में डाल दिया। इससे उनका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है इंक्रीज हो गया। जब शेयर्स जो हैं प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को बेचा जाता है, तब उसको अपने नाम दे देते हैं प्राइवेटाइजेशन। पब्लिक सेक्टर जो है अपना कैपिटल जनरल पब्लिक के हाथ में दे देता है और उसको अपने बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने अलग एक सेपरेट मिनिस्ट्री स्टार्ट की है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। ये मिनिस्ट्री सोचती है कि किस किस एरिया से गवर्नमेंट को पैसे हटा लेने चाहिए, डिसइन्वेस्ट कर लेने चाहिए। गवर्नमेंट ने ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया उसके बाद एजुकेशन को और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज को। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट रीजन कि हमने प्राइवेटाइजेशन क्यों लाया, क्योंकि इनएफिशिएंसी बढ़ रही थी, सरकारी लोग कामों पे ध्यान नहीं दे रहे थे और टारगेट अचीव हो नहीं रहा था। तो पब्लिक सेक्टर जो है वो कई रीजंस के कारण काम नहीं कर पा रहा था। पहला था आपका ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है बड़े बड़े लोगों का टांग अड़ाना, जो काम नहीं होने देते। ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी मतलब पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी जो किसी काम की नहीं है। करप्शन और ब्राइबरी, एक दूसरे को रिश्वत रिश्वत देना, और ये सारे काम बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। अकाउंटेबिलिटी की एब्सेंस थी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदारी लेने को कोई रेडी नहीं था। लेबर यूनियंस का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा था, मतलब लोगों के जो वो हमारे जो मजदूर लोग हैं उन लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी आपका बहुत ज्यादा था। पॉलिटिकल लोग बहुत ज्यादा उसमें टांग अड़ा रहे थे। प्राइवेटाइजेशन के फेवरेबल इफेक्ट्स देखें तो प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंसी होने लगा। यानी अच्छी बातें हैं प्राइवेटाइजेशन की, हमारे इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ने लगा। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस धीरे धीरे कम होने लगा। अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज बनने लगे। सिस्टमैटिक मार्केटिंग होने लगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होने लगी। हायरार्किकल सेटअप होने लगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब अब जवाबदारी देने लगे लोग। जैसे हमने देखा है टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल। तो बॉटम लेवल किसको जवाबदारी होगा, मिडिल को। मिडिल किसकी जवाबदारी है, टॉप की, ऐसे करके। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनवायरनमेंट आपका बनने लगा कि भाई एक काम कर रहा है तो दूसरे को भी करना ही पड़ेगा, ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है। R&D का हमको एडवांटेज मिलने लगा। मॉडर्नाइजेशन और इनोवेशन, नई चीजें आने लगी हमारे यहाँ पर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे चार हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, उनको ज्यादा से ज्यादा हम यूज करने लगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ का बढ़ने लगा। इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी थे, जैसे कि सबसे पहले एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉयटेशन। एम्प्लॉयज से बहुत काम लिया जाता था। जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो अपने पावर्स का मिसयूज करते थे। इनकम और वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, मतलब मैं अगर कहीं काम कर रही हूँ तो मुझे उस पर्टिकुलर जॉब में ही रखा जाएगा, इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी। प्रॉफिट को वो ज्यादा ध्यान देते थे और उसके चलते वो लोग कस्टमर को भी एक्सप्लॉइट करते थे, उसके साथ भी चीटिंग करते थे। हालांकि प्राइवेटाइजेशन के बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, फिर भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन को ही ज्यादा महत्व देती है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स प्राइवेट सेक्टर को दे दिए हैं, लेकिन अभी भी वो 51% या उससे ज्यादा इक्विटी कैपिटल अपने पास रखती है। और कहीं कहीं पर उसने सेल भी कर दिया जनरल पब्लिक को। आज भी वो बात चल रही है। तो 1951 से लेके 1991 तक का जो पीरियड था उसमें पहले पब्लिक सेक्टर डोमिनेट कर रहा था, पब्लिक सेक्टर का नाम था। पर 1991 के बाद वो धीरे धीरे नाम कम होने लगा और प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेशन फिर बढ़ने लग गया प्राइवेटाइजेशन के कारण। इस चैप्टर का आता है वो है आपका ग्लोबलाइजेशन।
जब कोई कंपनी फॉरेन कंपनीज को अलाउ करता है कि वो अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में यानी हमारी इकोनॉमी में आकर के बिजनेस करे, डोमेस्टिक कंपनीज को वो अलाउ करता है कि वो दूसरों की कंपनी कंट्रीज में जाकर के बिजनेस करे, इसको अपने बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इन शॉर्ट, इंडिया की कंपनी पूरे विश्व में काम कर सकती है, विश्व के किसी भी हिस्से से कोई भी कंपनी आकर के इंडिया में पैसे कमा सकती है। कंसेप्ट देखें तो पहले ऐसा होता था कि पहले बहुत से कंट्रीज जो हैं अपने इंडस्ट्री को फॉरेन कंपटीशन से बचाते थे, यानी दूसरे कंट्री की कंपनी से बचा के रखते थे, और ग्लोबलाइजेशन तब मान्य नहीं था। पहले पहले शुरुआत में डेवलप्ड कंट्रीज की कंपनीज इंडस्ट्रीज बनाती थी और गुड्स एंड सर्विसेज बेचती थी, कहाँ? डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। जिससे जिसके लिए डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज उनको परमिशन भी देते थे। फिर धीरे धीरे होने ये लगा कि उन्होंने डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ने अपनी कंपनीज को भी अलाउ किया कि आप दूसरे कंट्रीज में जाकर के बिजनेस करिए, और इससे हमको पता चलता है ग्लोबलाइजेशन एक टू वे एक्टिविटी है। जब एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनीज को परमिशन मिलता है दूसरे कंट्रीज में जाने के लिए, सिमिलरली डोमेस्टिक कंपनीज को परमिशन मिलता है डेवलप्ड कंट्रीज में जाकर के काम करने के लिए। और ये एक इंटरनलाइजेशन है, आपके इंटरनेशनलाइजेशन है एक्चुअली इंडस्ट्रीज का। इंटरनेशनलाइजेशन मतलब क्या? पूरे विश्व में एक इंडस्ट्री का काम करना, या विश्व में नहीं तो एक से ज्यादा कंट्री में काम करना। बिजनेस और इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड का उसको बढ़ाने के लिए एक अरेंजमेंट लाया गया था, एक सुविधा लाई गई थी, और ये आपका इसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस को डेवलप करने में और ट्रेड को पूरे वर्ल्ड में डेवलप करने में काम करती है। ये मेंबर्स को, उसके कंट्रीज को जो रुकावटें आती हैं उनको वो हटाती है। ग्लोबलाइजेशन के पाथ में जो रुकावट आती है, इंडिया 1995 में इसका मेंबर बना था, और 1995 में ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बना था, और ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस अब हमारे लिए इजी हो गया है। पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है कि हमने GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये हमने एक्सेप्ट किया है, और इसीलिए हम अपने कंट्री में फॉरेन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एंटर करने की इजाज़त देते हैं, पर कुछ कंडीशंस होती हैं, वो उस टाइम पे डिस्कस होती हैं। ग्लोबलाइजेशन फास्ट ग्रोथ लेकर के आया सर्विस सेक्टर के लिए। कंट्री का बॉर्डर अब किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है, जहां पर जो बिजनेस चाहे वहां पर वो बिजनेस काम कर सकता है। एग्जाम्पल है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी सर्विसेज अब दूसरे कंट्रीज में भी जाने लगी है हमारी। वर्ल्ड जो है अब हमारे लिए ग्लोबल विलेज बन गया है, बहुत बड़ी जगह अब बहुत छोटी लगने लगी है हमको। इंटरनेशनल कंज्यूमर मार्केट बढ़ने लगा है और इंडिया का भी अब उसमें बहुत बड़ा रोल है। इसके अच्छे इफेक्ट्स देखें, सबसे पहला लार्ज स्केल प्रोडक्शन, हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है और इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन आ रहा है। सिंपल बात है, अगर कंपटीशन होगा तो हर इंसान बेटर करने की कोशिश करेगा, उससे कंज्यूमर का ही फायदा है। कंज्यूमर को और अच्छे अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो भी कम दाम में, क्योंकि कंपटीशन चल रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, कंज्यूमर्स को जो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिलते हैं लो प्राइजेस पे। स्पीडियर जनरेशन जो है आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज का, मतलब आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर अब धीरे धीरे बढ़ रही है, हॉस्पिटल्स, रोड्स, होटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है और इसीलिए स्प्रेड ऑफ एजुकेशन भी हो रहा है, मतलब हर इंसान को अब समझ आ रहा है एजुकेशन का क्या महत्व है। न्यू इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, पूरा वर्ल्ड जो है हमारे लिए अब ग्लोबल विलेज बन गया है, और पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी और रेड टेपिज्म से हम लोग अब फ्री होने लगे हैं। इसका मतलब होता है जो बड़े बड़े लोगों का है नहीं चलता कि मैं एक फोन कर दूंगा तो सारे काम हो जाएंगे, उन सब चीजों से अब मुक्ति मिल गई है हमको। हालांकि रियल लाइफ में मिली नहीं है, पर ऐसा एक हद तक हो रहा है। चलो, नेगेटिव इफेक्ट्स देखें इसके, तो सबसे पहला है कि मार्केट को इतने बड़े लेवल पे सेटअप करना बड़ा डिफिकल्ट और कॉस्टली है। दूसरा, लग्जूरियस गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए प्रोडक्शन जो है वो आपका नेसेसिटीज से हट करके इन लग्जूरियस गुड्स और सर्विसेज पे हट गया है। मतलब नेसेसिटीज क्या है कि हमें अपना लैंड जो मिलना चाहिए, हाउस, क्लोथ्स, एयर, वाटर, फूड, ये सारी हमारी नेसेसिटीज हैं। इन नेसेसिटीज को हटा करके अब जो आपकी इंडस्ट्रीज है वो किस पे ध्यान दे रही है? लग्जूरियस गुड्स और सर्विसेज को बनाने पे ध्यान दे रही है। नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि ह्यूमन मेंटेलिटी धीरे धीरे चेंज हो रही है आपकी।
इनइक्वालिटी हो रही है किसमें, इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में, रिच इज गेटिंग रिचर, पुअर इज गेटिंग पुअरर, ये इनइक्वालिटी है। इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी एक कंट्री का या एक कॉन्टिनेंट का दूसरे कंट्रीज पे बहुत जल्दी पहुंच जाती है, यानी आपकी क्या इंफॉर्मेशन है बहुत जल्दी दूसरों तक पहुंच चली जाएगी, ठीक है। कंपटीशन जो है, एथिकल वैल्यूज हम उसके कारण भूलते चले जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, आप अगर compete करेंगे तो आप सिर्फ, आपके दिमाग में एक ही बात होगी कि मुझे कैसे भी करके यहाँ टिकना है। फिर वो रास्ता सही आप अपनाएंगे या गलत अपनाएंगे वो उस टाइम की बात है। तो एथिकल वैल्यूज जा रहे हैं। लार्जर यूनिट्स को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, स्मॉल स्केल यूनिट्स को डिफिकल्टी हो रही है, इवन अपने आप को चलाने में भी, सरवाइव करने में भी। एजुकेशन का स्प्रेड जो है वो थोड़ा कम है, और उसके बदले में स्प्रेड ऑफ डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिव एबिलिटी जो है एम्प्लॉयज की, वो ज्यादा होती चली जा रही है। मतलब आप अब ये तो देख रहे हैं कि एजुकेशन का महत्व जो है बढ़ रहा है, लेकिन वो उस डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिव एबिलिटी से ज्यादा नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये, मान लो मैं कोई एम्प्लॉय हूँ, मुझे पता है मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन अब मैं वो कर नहीं सकती क्योंकि मेरी एज हो गई है और मुझे, मेरे अंदर अब स्किल्स भी नहीं है। तो इससे आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो वीक होते चले जा रहे हैं, अभी वाले जो हैं। चलो आगे, एमएनसीज जो हैं वो ज्यादा लॉयल्टी किसकी तरफ दिखाएंगी, होम कंट्री की तरफ। अमेरिका की कोई कंपनी जो इंडिया में आके काम कर रही है, तो वो अमेरिका वाली जो उनकी होम कंट्री है उसकी तरफ ही वो ज्यादा लॉयल रहेगी, होस्ट कंट्री यानी इंडिया की तरफ ज्यादा लॉयल वो नहीं रहेगी। और लास्ट पॉइंट है, इंटरनेशनली रिनोन्ड कंपनीज जो हैं वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को, इंटरनेशनली रिनोन्ड कंपनीज मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्ट करती हैं। और ये जो है वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिल करके कर रही हैं, ठीक है। चलो चैप्टर पूरा हो गया आपका। तो होपफुली आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। बुक पूरी हो गई एक तरह से हम बोलें तो। मैं इस पूरी की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप चाहें जो चैप्टर आपको डाउट है आप जा करके उस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। कल से हम शुरुआत करेंगे किसी और बुक की, किसी और सब्जेक्ट की, किसी और स्टैंडर्ड की। आपका जो भी व्यू हो कि आपको ये पढ़ना है, आप कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हैं, हम विचार करेंगे उसके ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, नमस्ते।